हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट वाले यूनिट का अध्ययन करेंगे। यानी लोक विकास और पर्यावरण वाला जो यूनिट है उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन आज की क्लास में हम लोग को करना है। इससे रिलेटेड जो है पहली क्लास मैंने आप लोगों को करवा दी थी और उसमें जो है 15 क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ बेहतर तरीके से देखा था। आज की क्लास में उसके आगे के जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग को देखना है। तो चलिए आइए देखा जाए कि आपके इस यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कौन कौन से यूनिट को पढ़ के जाना है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को गलत होने के चांसेस ना रहे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 16वां क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए पहला क्या दिया गया है कि बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना जल प्रदूषण का संकेत है। यानी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की जो है बढ़ने की दर को कहा जाता है कि यह जल प्रदूषण का संकेत है। दूसरा चीज स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन का जल में बढ़ना जल गुणवत्ता में सुधार का संकेत है। तो देखिए इसमें आपका क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। पहला देखिए क्या दिया गया है कि केवल एक सही है, दूसरा दिया गया है केवल दो सही है, तीसरा दिया गया है दोनों सही है और चौथा दिया है दोनों गलत है। तो देखिए इसमें हमारा जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो होता है उसका बढ़ने का मतलब है कि जल प्रदूषण दिखाई दे रहा है। यानी जल प्रदूषण की समस्या दिखाई, यानी जल में रासायनिक पदार्थों का बढ़ना जो है वो क्या दिखाता है, जल प्रदूषण का संकेत है। यानी ये चीज सही है। दूसरा चीज क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन का जल में बढ़ना जल की गुणवत्ता में सुधार का संकेत है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो देखिए अब इन दोनों के अनुसार इसमें जो विकल्प दिए गए हैं तो पहला देखिए नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा जो है दोनों सही है ये होगा, ये चौथा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आंसर सी है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि बीओडी बढ़ने का अर्थ है पानी में कार्बनिक अपशिष्ट अधिक हैं और डीओ उच्च होने का मतलब है जल की गुणवत्ता का सूचक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दिया है कि ओजोन छिद्र मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव पर पाया गया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि ओजोन क्षरण का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब इसमें देखिए हमारा ऑप्शंस क्या दिया गया है। पहला दिया गया है केवल एक सही, दूसरा दिया गया है केवल दो सही, तीसरा दिया गया है दोनों सही और चौथा दिया गया है दोनों गलत। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि ओजोन छिद्र मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव पर पाया गया है, ये चीज गलत है। ओजोन छिद्र मुख्य रूप से उत्तरी नहीं बल्कि कहाँ पाया गया है, दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है ओजोन क्षरण का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये स्टेटमेंट देखिए सही है। तो इसके अनुसार देखिए हमारा पहला ऑप्शन गलत है, तो यानी इसका जो पहला है गलत हो जाएगा। केवल दो सही है ये सही है, दोनों सही है गलत है, दोनों गलत सही, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर बी होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है कि ओजोन छिद्र मुख्यतः अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव पर पाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इको मार्क के संदर्भ में
सही है। यानी एग मार्क या इको मार्क का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर इको मार्क के बारे में पूछा है। तो इको मार्क कहाँ लिखा रहता है, इसका क्या अर्थ है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिस पर इको मार्क लिखा रहता है। तो देखिए पहला दिया है, यह भारत में प्रदूषणकारी उत्पादों को चिन्हित करता है। दूसरा लिखा गया है, यह केवल कृषि उत्पादों पर लागू होता है। तीसरा लिखा गया, यह पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को प्रमाणित करता है। और चौथा दिया गया है, यह केवल निर्यात के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें क्या दिया गया है कि केवल ए सही, केवल बी सही, केवल सी सही और केवल डी सही। तो देखिए जो इको मार्क होता है वह भारत में जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उसको प्रमाणित करने के बाद प्रदान किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये जो सब ऑप्शन है, भारत में प्रदूषणकारी उत्पादों को चिन्हित नहीं करता है, कृषि उत्पादों पर लागू नहीं होता है, निर्यात के लिए नहीं। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आंसर क्या है, सी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि इको मार्क भारत में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए एक प्रमाणन है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। यानी इसमें से कुछ फैक्टर दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि ये कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं, इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो पहला देखिए दिया गया है तापमान, दूसरा दिया गया है वर्षा, तीसरा दिया गया है प्रकाश और चौथा दिया गया है इंटरनेट स्पीड। तो यहाँ देखिए हमारे ऑप्शंस क्या क्या पूछे गए हैं, सही विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। इसमें दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा, केवल चौथा, पहला और चौथा और अगला ऑप्शन है सभी। तो देखिए इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को देखिए तापमान प्रभावित करता है, वर्षा प्रभावित करती है, प्रकाश प्रभावित करता है, इंटरनेट की स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। यानी ये जो तीन ऑप्शन जिसमें होंगे वो सही होगा, चौथा जिसमें होगा वो रॉन्ग होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है, ये रॉन्ग, ये 4 रॉन्ग, यहाँ सभी दिया है भी रॉन्ग। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी इसका सही उत्तर ए होगा। ठीक है, इसका देखिए सही उत्तर ए है। इसकी व्याख्या क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में भौतिक कारक जैसे तापमान, वर्षा और प्रकाश का प्रभाव होता है। ये इंटरनेट स्पीड जैविक प्रणाली से नहीं रिलेटेड है, इसलिए यह प्रभावित नहीं करती। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि जैव विविधता का क्षरण पारिस्थितिकी असंतुलन को जन्म देता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है, वनों की कटाई से जैव विविधता में वृद्धि होती है। आप देखिए यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से हमको सही ऑप्शंस का चयन करना है। तो पहला देखिए दिया गया केवल एक सही, दूसरा दिया गया है केवल 2 सही, तीसरा दिया गया है दोनों सही और चौथा दिया गया है दोनों गलत। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो दिया गया है इसको पढ़ने से हमको क्लियर हो जा रहा है कि जैव विविधता का जो क्षरण है वो पारिस्थितिकी असंतुलन को जन्म देता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन देखिए क्या दे रहा है कि वनों की कटाई से जैव विविधता में वृद्धि होती है। ये चीज गलत है। वनों की कटाई से जैव विविधता में वृद्धि नहीं होती है बल्कि ह्रास होता है, कमी आती है। तो देखिए यानी हमारा स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो देखिए इसमें केवल 2 सही, ये गलत हो जाएगा, दोनों सही गलत, दोनों गलत नहीं है, केवल एक सही है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि वनों की कटाई से जैव विविधता घटती है न कि बढ़ती है। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21।
21 नंबर, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा टिकाऊ विकास का संकेत नहीं है। यानी कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टिकाऊ विकास का संकेत नहीं है। तो पहला देखिए क्या दिया गया, अक्षय ऊर्जा का उपयोग। दूसरा दिया गया है भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन। तीसरा दिया गया है कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। और चौथा दिया गया है पुनः उपयोग और पुनर्चक्र। आप देखिए इसमें ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं। पहला दिया गया केवल ए सही, दूसरा केवल बी सही, तीसरा केवल सी सही और चौथा केवल डी सही। यानी इसमें से हमको सबसे राइट ऑप्शन चयन करना। तो देखिए टिकाऊ विकास का संकेत अक्षय ऊर्जा का उपयोग होता है, यानी ऐसी ऊर्जा का उपयोग करना जो कभी खत्म ना हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो खत्म होने वाले नहीं। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन। तो भूमिगत जल का जब अत्यधिक दोहन किया जाएगा तो ये देखिए टिकाऊ विकास का संकेत नहीं होगा, क्योंकि जब अत्यधिक दोहन किया जाएगा तो जल स्तर में कमी आ जाएगी। तीसरा दिया गया है कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। ये देखिए टिकाऊ विकास का संकेत है। चौथा दिया गया पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। ये भी देखिए टिकाऊ विकास का जो है संकेत है, यानी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको पूरा दोबारा हम लोग इस्तेमाल कर सके और इसका पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग भी करना संभव हो। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर ये वाला जो है रॉन्ग है और हमसे वही पूछा है कौन सा नहीं है। यानी इसके अनुसार देखिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये सब क्या है, नहीं होंगे। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि अत्यधिक जल दोहन टिकाऊ विकास के विपरीत है, यानी इससे टिकाऊ विकास नहीं होगा बल्कि विकास अवरुद्ध होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न पर्यावरणीय घटनाओं को कालानुक्रम में रखें पुराने से नए। यानी इसमें जो घटनाएं घटी हैं उनको पूछा जा रहा है कि कौन पहले घटी थी कौन बाद में, उसको हमको कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पहला देखिए दिया गया है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। दूसरा दिया गया है रियो सम्मेलन। तीसरा दिया गया है भोपाल गैस त्रासदी और चौथा दिया गया है पेरिस समझौता। तो देखिए इसमें हमको जो है सही तरीके से इनको लगाना है। तो देखिए सही विकल्प चुनने के लिए कहा गया। पहला ऑप्शन दिया गया CABD, दूसरा दिया गया ACBG, तीसरा दिया गया है CBAD और चौथा दिया गया है BACD। तो देखिए अब हमारा इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये पेरिस समझौता जो है सबसे लास्ट में हुआ है 2015 में। एक एक जो चीजें ज्ञात हैं उनको हम लोग ढूंढ लेते हैं। उसके बाद फिर देखिए ये जो रियो सम्मेलन हुआ है, रियो डी जेनेरियो वाला, ये हुआ है 1992 में। ठीक है, फिर इसके पहले देखिए क्या हुई है, 1984 में हुआ है भोपाल गैस त्रासदी और फिर 1986 में हुआ है चेरनोबिल दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना। अब इन्हीं को देखिए हमको क्रम से लगाना है। तो देखिए इसमें हमारा जो भोपाल गैस त्रासदी ये पहले हो जाएगा, फिर चेरनोबिल दूसरा हो जाएगा, फिर देखिए ये रियो जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, पेरिस जो हो जाएगा चौथा। यानी इसी को हमको सही से लगाना है। तो यानी हमारा जो सी ऑप्शन है वो पहला होगा, यानी जिसमें जिसमें सी दिया है पहले वो हमारा ऑप्शन होगा, बाकी जिसमें नहीं दिया गया उसको हमको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। यानी अब ये 2 ऑप्शन हमारे बचे हैं। इसमें देखिए हमारा अभी क्या है कि सी जो है पहले होगा, उसके बाद ए जो है दूसरा होगा। यानी देखिए इसमें सी दिया है, इसमें भी सी दिया है, तो सी ए, यानी ये जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए इसका उत्तर क्या है, ए है। व्याख्या क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में, रियो सम्मेलन 1992 में, पेरिस समझौता 2015। ठीक है, चलिए
आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं को कालानुक्रम में सजाएं। यानी भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई हैं, इन योजनाओं का कालक्रम क्या है, इनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर से हमको सजाना है। तो पहला देखिए दिया गया है नमामि गंगे, दूसरा दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन, तीसरा दिया गया है उज्ज्वला योजना और चौथा दिया गया है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा जो सही विकल्प है उसका हमको चयन करना है। पहला दिया गया है देखिए DBAC, दूसरा दिया गया है BDAC, तीसरा दिया गया है DABC और चौथा दिया गया ADBC। आप देखिए इसमें हमारा ऑप्शंस क्या होगा। देखिए उज्ज्वला योजना जो है 2016 में शुरू की गई। फिर देखिए जो नमामि गंगे योजना और स्वच्छ भारत मिशन दोनों 2014 में ही शुरू की गई हैं, लेकिन जो नमामि गंगे है ये जून में शुरू की गई है और स्वच्छ भारत मिशन जो है ये अक्टूबर में शुरू किया गया, यानी 2014, ये अक्टूबर 2014, यानी ये गांधी जयंती पर शुरू हुई थी, ये जून में हुई थी। और ये जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है ये 2002 में चेंज शुरू हुआ। ठीक है, अब इसके अनुसार देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जिसमें हमारा डी पहला होगा और ए बाद में होगा। यानी इसमें देखिए डी पहला वाला ऑप्शन ये 2 है, तो यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब हमारा इन दोनों ऑप्शन में से देखिए डी पहला है और ए दूसरा है, तो यानी ये वाला जो ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए डी, ये 30 जून 2008 को हुआ था। ठीक है, ये जो अभी मैंने आप लोग को बताया ये है 2008 में। ठीक है, तो ये 2008 में हुआ है। उसके बाद फिर देखिए जो नमामि गंगे है जून 2014 में, फिर उसके बाद देखिए स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, और जो उज्ज्वला योजना है मई 2016 में शुरू। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये उसी प्रकार के जो क्वेश्चंस पहले सीरीज में मैंने बताया था, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते, उसी से रिलेटेड है, बस इसमें पूछने का तरीका अलग है। इसमें देखिए इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो पहला दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा पेरिस समझौता, तीसरा UNFCC, चौथा दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो देखिए ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, खाली इसका पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है। देखिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन चुनना है, हमको क्रोनोलॉजिकली सजाना है। तो पहला देखिए दिया DCAB, दूसरा दिया गया है CDAB, तीसरा दिया गया DACB और चौथा दिया गया ABCD। अब देखिए इसमें हमको देखना सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ये 1987 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। UNFCC जो सम्मेलन हुआ था ये 1992 में हुआ था। ठीक है, तो इसी को हमको क्रोनोलॉजिकली सजा लेना है। देखिए ये पहले हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। यानी हमारा जो डी जिसमें दिया गया है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए इसमें डी दिया गया है, इसमें डी, यानी ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। अब देखिए इसमें डी पहला है, उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, सी है। तो यानी देखिए यहाँ ये डी दिया है लेकिन यहाँ डी के बाद ए ऑप्शन दिया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ये राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए सही उत्तर क्या है, ए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, UNFCCC 1992 में, क्योटो 1997 में और पेरिस 2015। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों को पुराने से नए क्रम में रखें। यानी भारत में जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये अधिनियम है, इनको सही पुराने से नए क्रम में हमको रखना है। इसमें बताना है हमको कि कौन कौन सा अधिनियम कब कब पारित किया गया था। देखिए, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, तीसरा दिया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, चौथा दिया गया है जैव विविधता अधिनियम। इसमें देखिए हमको राइट ऑप्शन का चयन करना है। पहला देखिए दिया गया है ABCD, दूसरा दिया गया है BACD, तीसरा दिया गया है ACBD और चौथा दिया गया है CBAD। ठीक है, तो हमको राइट ऑप्शन देखना। देखिए, ये जो जल प्रदूषण अधिनियम है 1974 में हुआ था, 1974 में लागू किया गया था। वायु प्रदूषण अधिनियम जो है 1981 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखिए 1986 में लागू किया गया था। और जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में। अब देखिए इसी के अनुसार हमको क्रोनोलॉजिकली सजा लेना है। यानी हमारा ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। देखिए इसमें हमारा ABCD होगा। यानी देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा राइट होगा, बाकी ये सब तीनों क्या होंगे, रॉन्ग। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए राइट ऑप्शन क्या है, ए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। इसमें देखिए पूछा जा रहा है निम्न अंतरराष्ट्रीय दिवसों को कालानुक्रम में रखें। यानी इसमें देखिए पर्यावरण से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, तो उनको हमको कालानुक्रम में रखना है। तो देखिए पृथ्वी दिवस, दूसरा दिया गया पर्यावरण दिवस, तीसरा दिया गया है ओजोन दिवस और चौथा दिया गया है जैव विविधता दिवस। अब हमको इसमें से सही से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए हमारा सही ऑप्शन चुनने में देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया, ABDC, दूसरा दिया गया BACD, तीसरा दिया गया ABCD और चौथा दिया गया है ADBC। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको देख लेना है। तो देखिए जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। ये पर्यावरण दिवस जो देखिए मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है और जैव विविधता जो है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक, अब इन्हीं को हमको क्रम से लगाना है। तो देखिए इसमें हमारा जो 22 अप्रैल है यानी ये पहले है, इसके बाद 22 मई दूसरा हो गया, 5 जून तीसरा हो गया और 16 सितंबर चौथा। तो देखिए हमारा ए ऑप्शन जिसमें पहला है और डी दूसरा है वो राइट ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर ए के बाद बी है, ये नहीं होगा। यहाँ BADC होगा ही नहीं। ए के बाद बी है, भी नहीं होगा। ए के बाद देखिए यहाँ पर डी है और उसके बाद बी और सी है। यानी ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन जो है राइट होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, पर्यावरण दिवस 5 जून को और ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सही मिलान करिए। यानी यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है और उन लिस्टों को दूसरे लिस्ट से मिलाना। यहाँ प्रदूषण के प्रकार दिए गए हैं और दूसरे लिस्ट में दिया गया है प्रमुख कारण। यानी ये प्रदूषण जो है किस कारण से होते हैं और उसके अनुसार देखिए हमको पहला क्या दिया गया यहाँ पर, जल प्रदूषण, दूसरा दिया गया ध्वनि प्रदूषण, तीसरा दिया गया वायु प्रदूषण, चौथा दिया गया है मृदा प्रदूषण। और यहाँ कारण में देखिए क्या दिया गया, औद्योगिक अपशिष्ट, दूसरा दिया गया वाहनों का धुआं, तीसरा दिया गया अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग और चौथा दिया है ट्रैफिक का शोर। ठीक है, तो
तो हमारा सही विकल्प इसमें चुनना है, ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3। दूसरा देखिए क्या दिया, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। यहाँ तीसरा दिया ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। और चौथा दिया ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। अब देखिए जल प्रदूषण जो होता है वो देखिए कैसे होता है, औद्योगिक अपशिष्टों से होता है, यानी जो कल कारखाने होते हैं वहां से जो अपशिष्ट पदार्थों को पानी के माध्यम से छोड़ा जाता है उसके वजह से जल प्रदूषण होता है। फिर देखिए ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। ध्वनि प्रदूषण देखिए ट्रैफिक की शोर से होता है, यानी ए का हमारा क्या हो जाएगा 1 और बी का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यानी ए का 1 और बी का 4, ये दो चीज हमारा मिल रहा है। उसके बाद फिर देखिए वायु प्रदूषण किससे होता है, वाहनों के धुएं से, यानी हमारा सी का 2 मिल रहा है यहाँ पर। और मृदा प्रदूषण जो देखिए किससे होता है, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का खेतों में उपयोग करने से होता है, यानी डी का 3। यानी ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट ए, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे रॉन्ग। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि जल प्रदूषण देखिए औद्योगिक अपशिष्ट से होता है, ध्वनि प्रदूषण ट्रैफिक के शोर से होता है, वायु प्रदूषण वाहनों के वजह से होता है, और मृदा प्रदूषण रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि पहले लिस्ट के जो कार्यक्रम और योजना है वो देखिए दूसरे लिस्ट के कौन कौन से लक्ष्यों से संबंधित, यानी यहाँ पर जो योजनाएं चलाई गई हैं उनका क्या लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए पहला यहाँ लिस्ट में क्या दिया, नमामि गंगे। दूसरा दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन। तीसरा दिया उज्ज्वला योजना, और चौथा दिया गया है जल जीवन मिशन। लक्ष्यों में दिया गया देखिए स्वच्छता और शौचालय। दूसरा दिया गया है स्वच्छ पेयजल आपूर्ति। तीसरा दिया गया है गंगा की सफाई, और चौथा दिया गया है एलपीजी कनेक्शन। यहाँ देखिए ऑप्शंस में दिया गया है ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। दूसरा दिया गया ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। तीसरा दिया गया ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। और चौथा दिया गया ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का। अब देखिए जो नमामि गंगे योजना चलाई गई थी, ये योजना देखिए गंगा की सफाई से रिलेटेड है, गंगा की सफाई का लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो देखिए स्वच्छता और शौचालय से रिलेटेड है। उज्ज्वला योजना जो है देखिए एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। और जल जीवन मिशन जो है वो किससे है, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति से। यानी हमारा देखिए ए का जो क्या होगा ऑप्शन, ए का 3, यानी हमारा ए का 3 जिस जिस ऑप्शन में दिया गया है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी को एलिमिनेट कर देंगे। देखिए इसमें भी ए का 2 दिया है, इसमें A1 दिया है, नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों में ए का 3 दिया, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर देखिए बी का हमारा क्या ऑप्शन है, बी का होगा स्वच्छता और शौचालय, बी का 1। यानी देखिए यहाँ पर ए का 3, बी का 2 दिया, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा, बी का 1 जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन है वो स्वच्छता और शौचालय से, यानी इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। और इसका देखिए मैचिंग क्या होगा, नमामि गंगे गंगा की सफाई से, स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता और शौचालय से, उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन से, जल जीवन मिशन स्वच्छ पेयजल आपूर्ति। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी देखिए 2 लिस्ट दी गई, 2 सूचियां दी गई हैं, इन सूचियों को एक दूसरे से मिलाना है। यहाँ पर देखिए भारत सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली कुछ रिपोर्ट दी गई है, और यहाँ पर दिया गया है जारी करने वाली संस्था का नाम, यानी ये जो रिपोर्ट है वो किसके किसके द्वारा जारी की जाती है, इसको हमको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पहला दिया गया है SDG इंडिया इंडेक्स। दूसरा दिया गया है देखिए स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट। तीसरा दिया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। और चौथा दिया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको शॉर्टकट में देखिए क्या कहा जाता है, NFHS, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण।
अब इसमें हमको मिलाने में दिया गया पहला नीति आयोग, दूसरा पर्यावरण मंत्रालय, तीसरा सीपीसीबी, चौथा स्वास्थ्य मंत्रालय। इसको हमको मैच करना। तो देखिए जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स होता है वह देखिए नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, यानी इसको जारी करने वाली जो संस्था कौन है, नीति आयोग। वन स्थिति रिपोर्ट देखिए जारी कौन करता है, पर्यावरण मंत्रालय। वायु गुणवत्ता सूचकांक देखिए कौन जारी करता है, सीपीसीबी। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन जारी करता है, स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, तो इनके अनुसार देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन विकल्प क्या दिया गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। दूसरा दिया देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का। तो ए का 1 जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा, बाकी जो है वो दोनों गलत होंगे, ये दोनों गलत। अब देखिए ए के 1 में भी हमको सही चुनना है, तो ए का 1 होगा, बी का 2। तो यहाँ देखिए ए का 1, बी का 2 ये दिया, यानी ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है रॉन्ग। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या होगा, ए। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, एसडीजी जो है नीति आयोग के द्वारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, वायु गुणवत्ता सूचकांक सीपीसीबी के द्वारा, और एनएफएचएस जो है स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये 30वां प्रश्न है और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। इसमें भी देखिए लिस्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना है। तो इसमें देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है कि कुछ पारित कानून हैं और उनको कब पारित किया गया था उनके वर्ष से मिलाना। इसी तरीके का क्वेश्चन देखिए ऊपर एक था, तो वहां पर ये ईयर नहीं दिया गया था, वहां क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको अरेंज करना था। यहाँ ईयर दिया गया है और इनको एक दूसरे से मैच करना। तो देखिए जो पहला दिया गया जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, दूसरा दिया गया वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, तीसरा दिया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और चौथा दिया गया है जैव विविधता अधिनियम। ऑप्शन में दिए गए 1974, दूसरा 1981, तीसरा 1986, चौथा 2002। तो देखिए जो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम था अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग को बताया 1974 में, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002। यानी इसका भी देखिए क्या है कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा दिया गया ए का 3, बी का 1, सी का 2, ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ये भी नहीं होगा। यानी चौथा ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए ऑप्शन जो है वो गलत टाइप हो गए हैं, तो इसमें देखिए लास्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, इसका डी होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या है कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, तो ये था 30वां क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद की देखिए जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग बाद की क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने इस यूनिट से विविध प्रकार के प्रश्नों को देखा, कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, कुछ देखिए क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, कुछ मैचिंग लिस्ट टाइप के क्वेश्चन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं वो ज्यादातर देखिए सम्मेलनों से रिलेटेड या कुछ वर्तमान घटनाओं से रिलेटेड होते हैं। तो आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन को प्रिपेयर करके अपने एग्जाम में जाना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज की क्लास जो है अच्छी लगी, पसंद आई और समझ में भी आई होगी। और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।